नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद। और हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, बहुत ही कंसेप्चुअली। तो सभी बच्चे आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से समझिएगा, देखिएगा कि किस प्रकार से मैं इस टॉपिक को आपके लिए डील कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं टेक्निकल के साथ साथ आपको नॉन टेक्निकल के भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और ख़ास वीडियो देने वाला हूँ, जिसमें आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर बना सकते हो। तो काफ़ी सारे टेक्निकल स्टूडेंट जो हैं वो नॉन टेक्निकल में पीछे हो जाते हैं, या अगर जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं नॉन टेक्निकल पढ़ने लगते हैं तो वो टेक्निकल में पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं टेक्निकल के वीडियो तो अभी तक लेकर आता था, बट मैं अब कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि अब नॉन टेक्निकल के भी पार्ट आपको उसके कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसके कुछ अच्छे वीडियो दूंगा, ताकि आप और भी अच्छे से उसके क्वेश्चंस भी लगाएं। इसके बाद हम लोग एक वीडियो लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, पुरापाषाण काल, पाषाण काल, नवपाषाण काल, जो भी मध्यपाषाण काल, और हम लोगों ने आगे ऐतिहासिक काल, जो भी पूरा विवरण अभी इसके पहले पढ़ा हुआ है, उस सभी से एक पूरा प्रश्न पत्र होगा और आप उसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बहुत डीपली और बहुत अच्छी तरीके से इसके कंसेप्ट को डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, हम लोग इसे समझेंगे पूरी तरीके से। देख सकते हैं आपके सामने ये दिया गया है, इसी प्रकार से ये भी मैंने इसे 2 पार्ट्स में रखा हुआ है। तो आप देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग समझेंगे किस प्रकार से। तो यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। देखिए सिंधु घाटी क्या है। देखो, सिंधु एक सिंध नदी हमारी जो है, जो पाकिस्तान से होती हुई निकली है, आपका जम्मू कश्मीर से होती गई, उसी के आसपास हमें जो भी उस खालखंड में लगभग 1921, 1885, 1826, 1856, इन अलग अलग टाइम पर अलग अलग अध्ययनकर्ताओं के द्वारा हमें अलग अलग वहाँ की कुछ चीज़ें मिली हुई हैं जो उस सभ्यता को दर्शाती हैं कि इसके पहले भी, आज से 2000-3000 साल पहले भी कोई एक महान सभ्यता रही होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें एक नई और नगरीय सभ्यता वहाँ पे मिलती है। चूँकि हम लोग अभी तक सबसे पहले मानते थे कि सबसे पहली जो सभ्यता थी वो थी वैदिक सभ्यता, लेकिन 1826 के बाद जो था पूरा नैरेटिव धीरे धीरे वो चेंज होता चला गया। फिर हमें पता चला इससे भी पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हम लोग इसी को पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोज, फिर इसके काल, फिर नामकरण, उद्भव और विशेषता के बारे में यहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो हम लोग अगर बात करें इसकी खोज के बारे में, देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता का हमें कैसे पता चला। देखिए सिंधु नदी के किनारे हमें एक शहर है हड़प्पा। सिंधु नदी के किनारे एक शहर है हड़प्पा, वहाँ से सबसे पहला एक अवशेष प्राप्त हुआ जो पता चलता है कि वो सिंधु घाटी सभ्यता का होगा। तो इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हमने क्या बोला, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले अवशेष हड़प्पा से प्राप्त हुआ। उसके बाद मोहनजोदड़ो, इसके बाद जो और भी अलग अलग थे, जैसे आदमगढ़ हो गया, चुनहोदड़ो हो गया, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हमारी जगह थी, स्थान थे जहाँ पर हमें कई सारे तथ्य प्राप्त हुए जो कि पता चलता है कि आज से वो 5000 साल पुराने थे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले खोज से। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है चार्ल्स मैसन। देखिए दोस्तों, चार्ल्स मैसन एक ऐसे अध्ययनकर्ता थे, ये अध्ययनकर्ता एक्चुअली नहीं थे, ये क्या थे कि ये जब भारत और पाकिस्तान यानी कि अफ़गानिस्तान वाली लाइन जो है, उस एरिए में आपका रेलवे की पटरी डाली जानी थी, और जब रेलवे की पटरी डाली जा रही थी तो खुदाई के समय वहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष, बड़े बड़े पत्थर मिले, ईंटें वगैरह मिल रही, तो लेकिन ये समझ नहीं पाए चार्ल्स मैसन। ठीक है, तो इन्हें नरेटिव ऑफ जर्नी कहा जाता है। इन्होंने एक पत्रिका अपनी लिखी है नरेटिव ऑफ जर्नी, इसमें इन्होंने उसके बारे में लिखा है। जब इन्हें बाद में पता चला कि इसमें नई सभ्यता में मिलती है, तब जाके इन्होंने एक बुक का निर्माण किया जिसे नरेटिव ऑफ जर्नी हम लोग कहते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में पेपर में पूछे आपसे कि चार्ल्स मैसन ने किस पत्रिका का निर्माण किया या कौन सी पत्रिका लिखी, तो आप लिखेंगे नरेटिव ऑफ जर्नी। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये होता है। अब बात करते हैं वर्टन बंधु की। कि दो बंधु थे, दो लोग थे, या दो भाई कह सकते हैं, वर्टन नाम से थे। एक जॉन वर्टन थे और एक और थे इन्हीं के साथी, जिन्हें हम वर्टन बंधु कहते हैं, वर्टन फ्रेंड्स के नाम से भी इन्हें कहते हैं।
तो 1856 में फिर इन्होंने रिसर्च करी, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने देखा तो इन्हें भी कुछ अलग अलग वहाँ पर जो लाइन वगैरह डाली जा रही थी तो कुछ अवरोध आया, तो उन्होंने उस लाइन को जो था कनेक्शन था फिर उसको वहाँ पे लाइन को बीच में ब्रेक कर दिया। फिर वहाँ पे जब इन्होंने खंगाला और भी फिर अध्ययन करता है, इसी प्रकार से एक आया अलेक्जेंडर कनिंघम। जब ये अलेक्जेंडर कनिंघम वहाँ पहुँचे 1853 में, जब लाइन डाली जा रही थी फिर से इसको आगे बढ़ाया गया इस काम को और लाइन डाली गई, तो इन्होंने बताया ये तो किसी पुरातत्व काल के कुछ पत्थर हैं, यहाँ और खुदाई होना चाहिए। फिर 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई स्टार्ट हुई, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, सर जॉन मार्शल जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई प्रारंभ हुई। और ये खुदाई सबसे पहले किसने कराई, ये कराई है दयाराम साहनी ने। किसने कराई है, ये दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा में खुदाई करवाई। इसी के बाद फिर राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई करवाई। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, हड़प्पा में किसने खुदाई करवाई, दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो में राखन दास बनर्जी ने करवाई, ठीक है। तो ये जो दोनों अध्ययनकर्ता थे जिन्होंने एक खुदाई करवाई और वहाँ के बारे में इन्होंने बताया, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का जनक किसे कहा जाता है, दयाराम साहनी को, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं ने इसके बारे में पूरी जानकारी बताई। इसके पहले जो और भी ब्रिटिश शासक थे जिन्होंने वहाँ पे पहुँचे, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि ये किसी सभ्यता के पदार्थ हमें मिल रहे हैं या सभ्यता की धातु वहाँ मिल रही है, सभ्यता के वहाँ बर्तन हमें प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जब दयाराम साहनी गए और फिर मोहनजोदड़ो में राखलदास बनर्जी गए तो इन्होंने उसके बारे में बताया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ है और हड़प्पा कहाँ है, ठीक है। चलिए हम लोग अब बात करते हैं इसमें आगे की। तो आगे की हम लोग जब बात करते हैं तो ये काल, तो जब बात करते हैं काल का मतलब हो गया सिंधु घाटी का समय कब से कब तक माना गया। तो जॉन मार्शल के अनुसार, अगर एक साइंटिस्ट थे जॉन मार्शल, ऐसा बोल सकते हैं, इनके अनुसार अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने बताया कि जो हम लोग जैसे इन्होंने अपने अनुसार समय बताया कि इसका समय था 3250 से लेके 2750, ठीक है। अपना एनालिसिस करके जो उन्होंने पत्थर देखे या वहाँ के जो भी बर्तन है प्राप्त हुए या जो भी भाले नुमा संरचनाएँ कुछ प्राप्त हुई, वहाँ पे कहा जाता है कि कुछ हमें त्रिशूल नुमाई संरचना भी प्राप्त हुई थी, और इसके अलावा भी बहुत सारे खंड हमें प्राप्त हुए, ठीक है। विशाल स्नानागार प्राप्त हुए और आपके भन्य अन्याकार हमें प्राप्त हुए, और भी कई सारी चीज़ें हमें वहाँ प्राप्त हुई, ठीक है। तो मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो जॉन मार्शल ने इसके बारे में बताया और इसका अनुसार उन्होंने अपने अनुसार इसका समय बताया 3250 से लेके 2750, ठीक है ना। फिर एक C14 पद्धति होती है जिसे हम कार्बन रेटिंग बोलते हैं। इसके अनुसार जो समय प्राप्त हुआ ये लगभग 2300 से लेके 1750 मिला। तो इसी को स्टैंडर्ड काल माना कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है ये 2300 से लेके 1750 रहा होगा, ठीक है। ये किस समय ये सब हमें पता चला, लगभग 1921 के समय, 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो खुदाई हुई दयाराम साहनी ने हड़प्पा में करवाई है, किसके नेतृत्व में हुई है, तो जॉन मार्शल, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसका जो समय है 2300 से लेकर लगभग 1750 BC, तो इसका समर्थन किसने किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये DP अग्रवाल ने इसका समर्थन किया। किसका समर्थन किया, कि कार्बन रेटिंग पद्धति का, जिसके अनुसार सिंधु घाटी का सभ्यता का समय लगभग 2300 से लेकर 1750 BC रहा गया होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका नामकरण, यानी कि हम किस किस नाम से इसे जानते हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु या सरस्वती सभ्यता या फिर हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा की सभ्यता के नाम से हम इसीलिए जानते हैं क्योंकि हड़प्पा के पास से सिंधु नदी निकलती है और उस हड़प्पा से ही सबसे पहले हमें कई सारी धातु वगैरह यहाँ से प्राप्त हुई थी अलग अलग, ठीक है। कई सारे बर्तन यहाँ से हमें प्राप्त हुए, कई सारे विशाल ईंटें प्राप्त हुई, कई सारे अलग अलग जो लेंथ ब्रेथ हाइट के अनुसार ईंटें प्राप्त हुई। वहाँ पे हमें सभ्यता के बारे में पता चला कि वहाँ की सभ्यता किस प्रकार की थी, ठीक है। वहाँ के लोग क्या यूज़ करते थे, उसके अनुसार हमें पता चला कि यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था। तो ये सबसे पहले हड़प्पा से पता चला,
तो अगर क्वेश्चन आता है कि पेपर में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जब हुई तो उस समय सबसे पहले शहर कौन सा था, सबसे पहला शहर कौन सा था, वो था हड़प्पा। ठीक है, दूसरा कौन सा था, मोहनजोदड़ो। इसके बाद फिर ये धीरे धीरे आपका बलूचिस्तान साइड, अफ़गानिस्तान साइड, यहाँ जम्मू कश्मीर में कुछ शहर थे, इसी प्रकार से हमारे यूपी में भी, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी खुदाई होती चली गई और आज भी इस पर रिसर्च चल रही है। और भी दिन पे दिन ये टाइम के अनुसार हमें और भी शहर के बारे में पता चलता जा रहा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जिससे हमें उसके बारे में और दृढ़ता से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है। तो आई थिंक सभी बच्चों को इतनी सी चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है ना। अब ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अवशेष के बारे में हड़प्पा से प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं उद्भव के बारे में। ठीक है, कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ठीक है, उसमें किस प्रकार के लोग रहते थे, है ना, ये कैसे उत्पन्न हुई, सिंधु घाटी की सभ्यता आई हुई है। हम लोग इसमें जैसे वैदिक और उत्तर वैदिक अभी इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, वहाँ पे रामायण और महाभारत काव्य लिखा गया उस समय। ठीक है, तो ये सबसे पहले सिंधु घाटी की बात कर रहे हैं, जिसका समय है आपका लगभग 2350 से लेकर 1700 तक, तो आपको इसे याद रखना है। ठीक है, चलिए विदेशी मत की बात करें तो सुमेरियन सभ्यता के अनुसार, सुमेरियन सभ्यता के अनुसार अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए विदेशी मत में क्या कहा कि ये एक सुमेरियन सभ्यता से मिलती जुलती हुई सभ्यता है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है एक सुमेरियन सभ्यता से मिलती हुई सभ्यता है। तो ये सुमेरियन सभ्यता है क्या, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ 1 मिनट में। ठीक है, स्थानीय लोगों ने क्या कहा, स्थानीय मतलब जो हमारे भारत में ही अभी जो रह रहे थे 1921 के आसपास, जब ये बात फैली, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला तो रिसर्च हुई, तो हमारे भारत के ही जो लोग थे उन्होंने इसे द्रविड़ कहा। तो उन्होंने द्रविड़ कहा, उन्होंने कहा ये नहीं द्रविड़ थे, यानी कि जो राखल दास बनर्जी थे, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के खुदाई करवाई और उन्होंने उसके बारे में बताया पूरा। और लेकिन इन्होंने अपना एक मत दिया कि यहाँ के जो रहने वाले निवासी थे वो आपके द्रविड़ थे। ठीक है, तो लेकिन हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि यहाँ के द्रविड़ तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ये बता रहे हैं द्रविड़ थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। फिर कुछ लोग थे जिन्होंने आर्य बताया, जिन्होंने कहा कि यहाँ के जो निवासी थे वो आर्य थे। कौन थे, आर्य थे। तो टीएम चंद्र, टीएम रामचंद्र के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है, लक्ष्मण दास पुरसलकर, एक ये हो गए। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने बताया। फिर इन्होंने बताया कि यहाँ के जो निर्माता थे वो एक सिंधु नदी के किनारे ही रहे थे और इसीलिए इन्हें सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया। और इस समय की सभ्यता जो थी एक नगरीय और एक वैदिक सभ्यता थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और जो वैदिक काल जो अभी आएगा वो एकदम से ग्रामीण सभ्यता थी। उस समय बीच के कालखंड में जैसे कि 1750 तक आपका सिंधु घाटी की सभ्यता चला और फिर लगभग 1500 से 1000 तक आपका वैदिक काल चला, जिसे हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं, और 1000 से लेकर 600 तक आपका उत्तर वैदिक काल चला। तो पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक टोटल मिला के आपका होता है वैदिक सभ्यता। क्लियर है इतनी सी बात। ठीक है, तो यहाँ के जो 1921 के आसपास लोगों ने बताया, जो स्थानीय निवासी थे हमारे भारत के, उन्होंने कहा कि टीएम रामचंद्र के अनुसार और लक्ष्मण दास पुलकेकर के अनुसार इन्होंने बताया कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, ये कोई सुमेरियन सभ्यता नहीं थी, ना कि यहाँ के रहने वाले एक द्रविड़ थे, यहाँ के रहने वाले आपके आर्य थे। द्रविड़ कौन है, द्रविड़ आपके आगे आएंगे जो भारत में आएंगे, यानी कि यहाँ पे जो सबसे पहले आने वाले थे वो आर्य थे, आर्य समाज के, ऐसा बोल सकते हैं, आर्य लोग की सभ्यता थी। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं इसमें। तो मैं बता देता हूँ आपको सुमेरियन सभ्यता क्या थी, है ना, आपको पता होना चाहिए। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता की जब भी हम इसमें बात कर रहे हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे ये पाकिस्तान और भारत से लगी हुई सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे। अब इराक ईरान में उस समय थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, और उसी के पास लगी हुई थी सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्थ एशिया में ऊपर की साइड बात करें, यूरोप के साइड, तो सुमेरियन सभ्यता थी। इसी प्रकार से अफ्रीका में और आगे चले जाएंगे तो आपकी मिस्र की सभ्यता थी। तो कई सारे जो अध्ययनकर्ता थे उन्होंने अपने अनुसार बताया कि कहाँ से आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता के पास ही सुमेरियन सभ्यता थी। तो कई लोगों ने बोल दिया ये एक सुमेरियन सभ्यता होगी, क्योंकि कई लोग सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान नहीं था उन्हें। ठीक है, तो बाद में इसके बारे में धीरे धीरे फिर पता चला एक नगरीय सभ्यता थी और सिंधु ये सुमेरियन सभ्यता नहीं थी, क्योंकि यहाँ वहाँ की सभ्यता थी वो बिल्कुल अलग थी।
वहाँ के लोगों का रहने का जो रहन सहन था वो अलग था, और हमारे भारत में रहने का जो सिंधु घाटी सभ्यता के पास जो लोग रहे उस समय, उनका रहने का जो रहन सहन था बिल्कुल वो अलग था। ठीक है ना। तो आई थिंक सभी को ये पॉइंट इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं ये इसकी विशेषता। तो नगरीय सभ्यता जो थी, एक कांस्य उगीन सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। तो सभी बच्चों को इतना पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये बेसिक सा पॉइंट है, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि ये कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, कांस्य उगीन। कांस्य का मतलब क्या हो गया आपका, कांस्य का क्या हो गया, ये हो गया आपका ब्रॉन्ज। ठीक है, तो इसे हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है पेपर में, है ना, ये किस एज में था, ये ब्रॉन्ज एज था, यानी कांस्य युग था। कांस्य क्या होता है आपका, तांबा में अगर टिन मिला दे, तो सबसे पहले तांबे की खोज हुई थी, धातु आपको पता है ना, कॉपर यानी कि तांबा की खोज हुई थी। अगर इसमें हम टिन मिला दे, इट इज़ कॉल्ड अ ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज इज कॉल्ड अ कांस्य, ये ब्रॉन्ज एज कहलाता है। तो इसे हम लोग कांस्य युग भी कहते हैं। आग ऐतिहासिक काल में, बिल्कुल आग ऐतिहासिक काल में ही सिंधु घाटी की सभ्यता मिली। प्रागैतिहासिक काल में तो पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, है ना, और आपके मध्य पाषाण काल थे। यहाँ की सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता थी, बहुत शांति प्रिय लोग थे, अच्छे लोग माने जाते हैं। उससे जो हमें चीज़ें प्राप्त हुई उससे पता चलता है, लोग उससे हमें कोई भी किसी प्रकार का एक अस्त्र शस्त्र मिला युद्ध करने के लिए, तो उससे पता चलता है कि ये एक शांति प्रिय सभ्यता थी। व्यापार प्रधान, तो हमें वहाँ की जो चीज़ें मिली उसमें पता चला उस समय गेहूँ की खेती होती थी, चावल की भी खेती होने लगी थी, और भी कई चीज़ों की खेती होने लगी, तो पता चलता है व्यापार प्रधान भी थे, एक्स्ट्रा में था। विस्तृत सभ्यता थी, बिल्कुल विस्तृत सभ्यता थी। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भी थे, जो वहाँ से मूर्तियाँ वगैरह हमें प्राप्त होती हैं, तो पता चलता है कि उस प्रकार के ये लोग थे, तो अच्छे से रहते थे। एक यानी कि नगरीय सभ्यता, और बड़ी सुशील और बहुत अच्छी सभ्यता थी। तो अब हम बात करते हैं इसमें, ठीक है, वन सेकंड। ठीक है, तो आई थिंक सभी बच्चों को इतनी सी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए हम लोग अब डिस्कस करेंगे इसके बारे में आगे। तो हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो हम लोग अब जानकारी इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब इसमें बात करेंगे आगे की हमें हड़प्पा से क्या क्या मिला, और मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, और भी जो भारत के देश थे वहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। तो ये सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए मैं इसमें डिस्कस करूँगा। आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे मैप वगैरह आपके लिए बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके लिए मैप है, और इसमें हम लोग से समझेंगे पूरी तरीके से अच्छे से। अब अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, ठीक है, तो भारत में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, और हमारे भारत के आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे शहर थे जहाँ पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देखिए हमारे यहाँ की सभ्यता एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अच्छी सभ्यता थी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो सबसे अब पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ, रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक शहर में सबसे पहले खुदाई की गई। कहाँ पे, रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक शहर में। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है कि हड़प्पा की सभ्यता जो थी, या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, ये किस नदी पर आपको सबसे पहले प्राप्त हुई। तो कई लोग क्या करते हैं कि सब लोग सोचते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ही सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु नदी लगा के आ जाते हैं, उसमें ऑप्शन भी देते हैं सिंधु, रावी, ब्यास, सतलुज, ऐसा करके, तो वो क्वेश्चन वहाँ गड़बड़ कर देते हैं। तो इसका आंसर रावी नदी, आप याद रखिएगा। तो सिंध नदी ही है, लेकिन सिंध में सबसे पहले यहाँ से क्या निकली, इसके साइड से रावी नदी, तो उसी के पास जो है आपका रावी नदी है, रावी नदी के बिल्कुल पास है हड़प्पा शहर। ठीक है ना, तो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन पूछाता है तो आप एग्जैक्ट आंसर लाएंगे रावी नदी। क्लियर है ना, और अगर इस प्रकार से आता है गोदावरी, गंगा, सिंधु, तो आप सिंधु ही लगाएंगे फिर। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है। तो अगर आपसे देखिए दो प्रकार से आपको पता होना चाहिए ना, प्रायद्वीपीय पता होना चाहिए, है ना, और दक्षिण की जो है, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए नदियों के बारे में। तो ठीक है, आप यहाँ पे अभी याद कर लीजिए, उसका भी वीडियो मैं आगे लेकर आऊँगा जिसमें आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो मैं कोशिश करूँगा रोज़ आपको एक टेक्निकल वीडियो, एक नॉन टेक्निकल वीडियो यहाँ पे दूँ। ठीक है, अब मैं अगर पंजाब की बात करूँ, तो पंजाब में कौन कौन से शहर थे, तो दोस्तों पंजाब में जो शहर थे वो थे रोपड़ और संगोल। आपको ये याद रखना है, रोपड़ और संगोल। पंजाब को ऐसे याद कर सकते, पंजाब, पंजा लगाया किसी ने,
पंजा मारा किसी ने यानी कि झापड़ मार दिया, झापड़ मतलब रोपड़ हो गया, ठीक है, और झापड़ मार दिया तो अपने घर पहुंच गया, मंजिल तक पहुंच गया। या संगोल, संगोल मतलब वो घर तक पहुंच गया तो संगोल, इस प्रकार से आप याद कर लिए, अपनी मंजिल तक पहुंच गया यानी घर तक पहुंच गया, संगोल मंजिल, तो आप उससे बिल्कुल रिलेशन करके रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। तो पंजा मारा यानी कि पंजा मारा यानी कि झापड़ लग गया तो रोपड़ हो गया, और संगोल घर तक पहुंच गया। तो आप इस प्रकार से इसे याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप कोई भी एग्जाम देंगे इस तरीके काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आप उसमें यूँ टिक लगाएंगे। तो ये मेरा वादा है आपसे, बस आप वीडियो को अच्छी तरीके से समझें शुरू से लेकर लास्ट तक, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को डील कर लेंगे एग्जाम में। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा में। हरियाणा में क्या थे, हरियाणा में है आपका बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा। तो इसमें आपका है बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा, ये आपके इसके अलावा भी शहर हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो बनवाली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, भगवानपुरा। देखो बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा, तो जब भगवान है वहाँ पे सब अच्छा है, ऐसा हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो ऐसा याद कर लो, बन और राखी और भगवान। तो भगवान जहाँ हैं वहाँ पर बिल्कुल, ये भगवान कहाँ रहे थे, वन में रहे थे, ठीक है, वन में रहे थे। तो वहाँ पे ये समझ लीजिए कि राखी भी थी वहाँ पे, कुछ भी इस प्रकार से यू हैव टू रिमेंबर बस, ठीक है ना। तो आपको याद होना चाहिए। तो भगवानपुरा हरियाणा में क्या है, हरि का नाम आता है, हरियाणा हरि यानी भगवान, भगवानपुरा हो गया। वहाँ भगवान कहाँ, वन में भी रहे हैं, तो वन आप वाली हो गया। इसी प्रकार से राखीगढ़ी, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, हरियाणा। तो आई थिंक आपको याद हो भी रहा होगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का जो शहर है वो है मांदा, जिसे हम मांदा कहते हैं, ठीक है। इसे मांदो, कई बुकों में मांदो भी दिया है, मांदो के नाम से भी जाना जाता है। तो मांदा आप इस प्रकार से याद रखना, और ये चेनाब नदी के तट पर है, ठीक है। तो मांदा आपको याद होना चाहिए, चेनाब नदी के तट पर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में कौन सा शहर है, सबसे पूरब में कौन सा शहर है, सबसे पश्चिम में कौन सा शहर है, और सबसे दक्षिण में कौन सा शहर है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन काफ़ी पेपर में पूछा जाता है। तो मांदा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर का शहर है। उत्तर में यानी कि आपका जम्मू कश्मीर पड़ रहा है, तो जम्मू कश्मीर के में ही है आपका मांदा, तो ये उत्तर का है। आप इस प्रकार से याद कर लीजिए, ठीक है। और अभी मैं वो डिस्कस करूँगा, पूरा चार्ट बना के आपको चार्ट दिखाऊंगा इसका, ठीक है। पहले आप ये बेसिक देख लीजिए। अब मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, इसके अलावा यूपी में बात कर रहा हूँ, तो आलमगीरपुर है ना, आलमगीरपुर हो गया, और संगोली हो गया, और बड़ा गाँव हो गया, ठीक है। आलमगीरपुर हो गया, संगोली हो गया, और बड़गांव हो गया। इसमें एक और है अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर और है, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप नोट कर लेना, अहमदनगर। चलिए मैं राजस्थान की अगर बात कर रहा हूँ तो इसमें कालीबंगा और बालाभाल, कालीबंगा और बालाभाल। कालीबंगा में लाल एवं थापर, ठीक है, ये दो जो आपके अध्ययनकर्ता थे, इन्होंने इस जगह की खोज की थी। तो लाल और थापर ऐसे इनके साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने कालीबंगा की खोज की है, ठीक है। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़े। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब गुजरात के शहर की, ठीक है। गुजरात में है आपका लोथल, ठीक है, लोथल बंदरगाह है, आपने सुना होगा। धोलावीरा है एक, ठीक है, और धोलावीरा नाम की एक जगह है। तो ये सभी बच्चों को इतनी सी बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो धोलावीरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे 3 भागों में, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है धोलावीरा को। क्या मतलब है इसका, बाकी जितने भी शहर मिले हैं उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन धोलावीरा एक ऐसी जगह है जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब इस 3 भागों का विभाजित करने का मतलब क्या है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मुझे अलग अलग प्रकार से बताना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग पहली बार सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ समझ रहे हैं, तो ये जानकारी आपको होना चाहिए। चलिए मैं आगे बात कर रहा हूँ मोहनजोदड़ो, जो एक शहर था। आप अगर देखिए सिंधु नदी ये आपकी जो ऐसी आ रही है ऊपर से, ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे, ये जो ऊपर से नदी आ रही है ना, ऐसी सिंधु नदी ये आ रही है। तो ऊपर से जो नीचे की तरफ आ रही है सिंधु नदी, तो हम लोग ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे तो बाएं तरफ कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया, और दाएं तरफ कौन सा होगा आपका, ये वाला एरिया, ठीक है ना। तो इसके बाएं तरफ जो है, बाएं तरफ है सुतकोतदा। क्या है आपका, सुतकोतदा, क्लियर है। और क्या है, सुतकोतदा आपके बाएं तरफ है, और इसके दाएं तरफ क्या है, दाएं तरफ है आपके मोहनजोदड़ो। तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो बाएं तरफ जो है
आपका सुतकोतता है, चुनहोदड़ो है, ये अलग अलग शहर के नाम हैं। ठीक है, एक है सुत कांगडोर, ये आपका बलूचिस्तान एरिया में पड़ता है। ठीक है ना, किस में पड़ता है? बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान से लगा हुआ है बिल्कुल आगे, ये आपका सुत कांगडोर है, जो कि आगे आपका बलूचिस्तान से लगा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एरिया। ठीक है, तो ये जो एरिया है, चलिए ठीक है, तो आपको इतनी सी चीज़ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब ऊपर से आ रहे हैं तो हड़प्पा क्या है आपका, रावी नदी के पास है, फिर आगे जाके ये सिंध नदी में ही मिल गया है बिल्कुल पूरी तरीके से। उसके दाएं में अगर आप देखें तो मोहनजोदड़ो है, बाएं देखें तो चुनहादुड़ो है, और आपका सुतकोतता है। इसी के आसपास भारत में आप गुजरात में देख सकते हैं धोलावीरा है, ठीक है, लोतल है, और महाराष्ट्र में दाइमाबाद है, आपके ये शहर के नाम हैं। इसी प्रकार से यूपी में आलमगीरपुर है, ठीक है, अहमदपुर है, ये अलग अलग शहर हैं जो इससे लगे हुए हैं। इसी प्रकार से अफ़गानिस्तान में बात करें तो यह है शोतुगोई और मुंडीकाक, ये आपके शहर हैं जो इससे लगे हुए हैं। तो ये कुछ नाम हैं जो आपको याद होना चाहिए। आप इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये धीरे धीरे आपके माइंड में ये नाम बैठ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, घोड़े के अस्थि के अवशेष कहाँ से मिले? सुतकोतता से मिले। घोड़े के अस्थि के अवशेष मिले हमें सुतकोतता से, लेकिन ये सिर्फ अवशेष मात्र मिले हुए हैं और हमें और अवशेष कहीं से प्राप्त नहीं होते। इसका मतलब उस समय घोड़े, कह सकते हैं कि भाई पहले कभी घोड़ा वहाँ पे आया होगा, किसी कोई राजा महाराजा या किसी ने भी वहाँ पर आके हमला किया होगा। किसी घोड़े के अस्थि पंजर जो हमें मिलते हैं उससे ये पता चलता है, लेकिन और भी जहाँ खुदाई हुई वहाँ कहीं से भी हमें घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त नहीं होते। तो आपको ये पॉइंट इतना अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, तो ये आपको इतनी सी चीज़ अच्छे से पता चल गई। सबसे अधिक स्थल कहाँ मिले आपको? गुजरात में मिले। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है कि सबसे अधिक स्थल आपको कहाँ से मिले, तो ये आपको गुजरात में मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो खोजा गया। और सबसे पहले कौन सा खोजा गया? हड़प्पा। सबसे बड़ा कौन सा है? मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे बड़ा नगर, भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? ये तो पूरे जो एशिया सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे बड़ा हुआ वो मोहनजोदड़ो हुआ, लेकिन भारत के अंदर जो है वो कौन सा है? वो है आपका राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था राखीगढ़ी किस राज्य में पड़ता है? हरियाणा। तो आपसे राज्य भी पूछ सकते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा नगर हमें सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त हुआ, तो आप उसमें बता देंगे बहुत ईजी तरीके से, राखीगढ़ी। आई थिंक सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए हम आगे चलते हैं और इसमें इसके बारे में एक अच्छे से कंसेप्ट को समझेंगे। अब यहाँ पे मैंने बेसिक पॉइंट को समझा दिया, अब एक कंसेप्ट नुमा मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है जिसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी इसकी खोज अभी आपको मैंने बताई, किसने करी? आपके राय बहादुर साहनी जी ने करी। ठीक है, इसी को हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रावी नदी के किनारे पर है। ठीक है, यहाँ पर हमें अन्न भंजर और कांस्य दर्पण प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? इसीलिए हम कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कांस्य युग भी कहते हैं। ठीक है, कांस्य क्या होता है? कॉपर और टिन का मिक्सचर। यहाँ के जो मुख्य निवासी थे वो कैसे थे? आपके द्रविड़ थे। ठीक है, यहाँ के निवासी क्या बोल रहे हैं? यहाँ के निवासी कैसे थे? आपके द्रविड़ थे। क्लियर है इतनी बात? मुख्य निवासी को द्रविड़ कहा, किसी ने आर्य भी कहा। ठीक है, कई लोगों ने अपने अपने मत दिए, लेकिन मुख्य निवासी फिर किसको माना गया? द्रविड़ को माना गया। यहाँ की सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधव सभ्यता या सिंध सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यह एक नगरीय सभ्यता थी, तो ये सभी को पता होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पर जो मुख्य फसल थी वो कौन सी है? तो दोस्तों मुख्य फसल जो थी यहाँ पे गेहूँ और जौ। गेहूँ जौ यहाँ पे मुख्य फसल थी। क्लियर है? गेहूँ जौ इस काल में सबसे मुख्य फसल मानी जाती थी। ठीक है, अब हमें इस सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा से कब्रिस्तान प्राप्त हुए। यानी कि कब्रिस्तान प्राप्त होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे लोग गाड़े जाते थे। और मोहनजोदड़ो से पता चला यहाँ पे जलाने की भी विधि थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। तो हमें इतना पता चला कि सिंधु घाटी की सभ्यता में दोनों ही आपकी कुरीतियाँ थीं, जिसमें हम लोग गाड़ने का भी काम था, वहाँ पे प्रचलन था, और जलाने का भी प्रचलन था, जो मर जाते थे लोग। तो इसमें दोनों चीज़ हमें मिलती हैं। ठीक है, यानी कि उस समय भी आपका गाड़ने और जलाने की प्रथा चल रही होगी। ठीक है, अच्छा, इस समय जो समाज था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण जो होता है उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय यानी कि ब्राह्मण को हम लोग विद्वान कह देते हैं, क्षत्रिय जो होता है वो योद्धा होता है,
वैश्य जो होता है वो व्यापार करने वाला, शूद्र जो होता है जो इन सब की रक्षा करता है, सेवा करता है इन सब की, ठीक है ना। तो ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे ये था जो पूजा पाठ कराए, ठीक है, जो देवी देवताओं के लिए हर प्रकार से अरेंजमेंट और पूजा पाठ कुल मिला के हर प्रकार का जो भी है वो ब्राह्मण देखते थे, सबसे ऊंची पद्धति मानी जाती थी, ठीक है। योद्धा, योद्धा जो युद्ध करते थे, जो दूसरों को परास्त कर देते थे, फिर उस एरिया को कवच कर लेते थे, फिर दूसरे एरिया को कवर कर लेते, ये योद्धा कहलाते, जो अपना एक जनपद को संभाल के रखते थे, या वहाँ पे जो जन था जिसे हम लोग विश्व भी कहते थे उसको संभाल के रखते थे, या उसे राष्ट्र के नाम से भी जानते थे, तो उसको संभाल के रखते थे और उसे बचाते थे, दूसरे आक्रमणकारियों से बचाने की कोशिश करते थे। उन सबको हम लोग क्या कहते थे, योद्धा यानी कि क्षत्रिय कहते थे। फिर व्यापारी होते थे जो व्यापार करते थे, ठीक है, बहुत अच्छी सभ्यता थी। गेहूँ और जो होता था उस समय तो जो अधिशेष होता था उसको बेचा करते थे, उसका व्यापार किया जाता था, तो वो वैश्य कहलाते थे। इसी प्रकार से शूद्र होते थे जो शिल्पकार होते थे, जैसे बाकी चीज़ें बनाना, कुम्हार हैं, आप कुछ भी चीज़ मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं, या इसके अलावा भी जितने भी हमारे काम होते थे वो सब काम शूद्रों के अंतर्गत आता था। लेकिन आते आते समय में इतना चेंजेस आ गया कि सबसे पहले ये सब जो चीज़ें थी ये कर्म मूलक थी। कर्म मूलक मतलब जो जैसा काम करता था वो होता था। अगर मैं पंडिताई करूं तो मैं ब्राह्मण हूँगा, अगर मैं युद्ध करूं तो मैं क्षत्रिय होऊंगा, अगर मैं व्यापार करूं तो मैं वैश्य हूँगा, और अगर मैं किसी चीज़ का निर्माण करूं, जैसे मैं अगर कुम्हार का काम करता हूं तो मैं आपका शूद्र कहलाऊँगा, ठीक है ना। और आपको पता है जो व्यापार करेगा वो वैश्य होगा। तो ये इस प्रकार से पहले वो चलता था। लेकिन समय चक्र जैसे आपका ये 1750 निकला, फिर 1500 से 1000 आया, 1000 से आपका 500 आया, यानी कि पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो उसमें हमें अंतर देखने को मिलता है कि पूर्व वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता और फिर उसके बाद उत्तर वैदिक में आपका एक नगरीय सभ्यता आ गई। यानी कि उस समय ये पूरी तरीके से चेंज हो गया उत्तर वैदिक काल में, जिसमें वो सब आपका जन्म मूलक हो गया। तो अभी ये जो था ये सब कर्म मूलक था और मात्र सत्तात्मक था, ठीक है। यहाँ पर माताओं की सबसे ज़्यादा चलती थी, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए मात्र सत्तात्मक का मतलब क्या है, यानी कि माता के ऑर्डर लिए जाते थे यहाँ पर। इसमें यहाँ पर स्त्रियों की बहुत अच्छी इज्जत थी। यहाँ पर स्त्रियों को बिल्कुल सराखों पर रखा जाता था, किसी प्रकार से उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं हो पाती थी। मतलब एक बहुत ही अच्छी सभ्यता हम इसे कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये एक नगर नियोजन सिद्धांत पे काम करती थी। इसका मतलब क्या है, यानी कि एक ग्रिड पद्धति पे काम करता था। ग्रिड पद्धति क्या है कि आपका एक अरेंजमेंट से यहाँ पे सड़कें बनी होती थी, घर एक अरेंजमेंट में नाप के बने होते थे। जैसे 2 मंजिल है तो 2 मंजिल ही सबके होंगे इस प्रकार से, या 1 मंजिल है तो इस प्रकार से। यह सभ्यता मुख्यतः 2 भागों में बटी हुई थी। कितने भागों में? 2। लेकिन अभी मैंने आपको एक बताया था कि इसी सभ्यता में एक शहर था जहाँ पे हम लोगों ने इसे समझा कि 3 भागों में यहाँ का शहर वो बटा हुआ था। तो वो शहर आपका कौन सा था? आपको अभी मैंने बताया था कौन सा था, धोलावीरा। ये आप देख सकते हैं धोलावीरा। धोलावीरा नाम का शहर ऐसा था जो 3 भागों में बटा था। ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कौन से शहर 3 भागों में बटा है, तो वो है धोलावीरा। क्लियर है? आई थिंक सभी को इतनी क्लियर हुई होगी बातें। चलिए, तो ये 2 भागों में कैसे बटा था? देखिए, एक होता था आपका पूर्वी भाग, एक होता था आपका पश्चिम भाग। पूर्वी होता था, एक होता था पश्चिम। पूर्वी वो क्षेत्र होता था जो एक निचला भाग होता था जहाँ पे गरीब लोग रहा करते थे, और राजा या उसके अधिकारी वगैरह जो थे उच्च कोटि के थे, उसमें ब्राह्मण समिति भी थी, वो सब आपके पश्चिम और दुर्ग में रहा करते थे, और जो अमीर लोग थे कुल मिला के उसी में रहा करते थे, ठीक है। यहाँ पर 2 प्रकार की आपको ईंट भी देखने को मिलती हैं। उन ईंट का साइज भी अलग अलग है, और उन ईंटों को अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हम लोग लगाते थे, ठीक है ना। तो ये ईंट का साइज क्या होता था आपका? 4:1। इसका मतलब आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि 4 लंबाई हो गई, 2 आपकी ऊंचाई हो गई, है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई 2 हो गई, ऊंचाई आपकी 1 हो गई। इस प्रकार से इसके ईंट का निर्माण होता था, इस प्रकार से ईंट बनती थी। घरों में कुआं थे, पानी निकालने के लिए नालियों की अच्छी खासी व्यवस्था थी इस युग में। ये आप सभी अपनी कॉपी में नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो हमें एक स्ट्रक्चर दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने सामने, कि अगर मैं बात करूं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी तो उसमें सबसे पूर्व का शहर कौन सा है, और ये किस नदी के तट पर है, और ये किस राज्य में है या किस आपका देश में है। तो आपको पता है अपना उत्तर प्रदेश, और भारत में मेरठ नामक शहर के पास है एक आलमगीरपुर, वहाँ से अपन को सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, और ये हिंडन नदी के पास है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर है, तो ये आपका मांदा, जो अभी मैंने डिस्कस किया था, और ये चेनाब नदी के तट पर है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं बात कर रहा हूं
आपका बिल्कुल पश्चिम में। तो ये सुतकांगडोर बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान से सटा हुआ है बिल्कुल बलूचिस्तान, ये दाशक नदी के पास। और इसी प्रकार से हमारे बिल्कुल भारत के दक्षिण में दाइमाबाद पड़ता है, अहमदनगर गोदावरी नदी के किनारे आपका महाराष्ट्र में ये बिल्कुल दक्षिण का सिंधु घाटी सभ्यता में मिला नामक शहर। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ये याद रखना होगा, बिल्कुल आपको रिमेंबर होना चाहिए कि दक्षिण में कौन सा शहर था, पूर्व में कौन सा था, पश्चिम में कौन सा था और उत्तर में कौन सा है। क्लियर। अब मैं इसकी खोज के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से अध्ययनकर्ता ऐसे आए और उन्होंने किस किस जगह को खोजा। ठीक है, और किस किस सन में खोजा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे अपने सामने देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है सबसे पहले मैंने हड़प्पा। अब जो हड़प्पा यहाँ पे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। सबसे पहले बताया, सबसे पहले शहर सिंधु घाटी का कौन सा था, हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता या सिंध सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो सभ्यता है, ठीक है, इसके बारे में किसने बताया, दायरम साहनी ने। ठीक है, इसी के बाद मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो कि कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल सिंध नदी के दाएं स्थित आपका स्थित है, दाएं में स्थित है। चुनहुदड़ो कहाँ है आपका, बिल्कुल बाएं में। ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। तो ये सिंध नदी के पास ही है, आपको याद होना चाहिए। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी, खोज का मतलब देखिए होता क्या है, देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो होता है आपका इन्वेंशन और एक होता है रिसर्च। ठीक है ना, इन्वेंशन हम कोई चीज़ का निर्माण करें, वो इन्वेंशन है। यहाँ पे खोज की बात चल रही है, यानी कि डिस्कवर कर रहे हैं हम लोग उसको। ठीक है ना, डिस्कवर खोज रहे हैं, यानी कि कोई चीज़ पहले थी वो हमें प्राप्त हो गई, ये आपका डिस्कवर है, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसकी खोज। ठीक है, हम इन्वेंशन नहीं बोल सकते क्योंकि हमने वो चीज़ बनाई नहीं है, वो पहले थी। तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट आना चाहिए, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है कालीबंगन। देखिए कालीबंगन की खोज की आपने लाल और थापर, अभी मैंने बताया था लाल और थापर। कालीबंगन, कालीबंगन की खोज किसने की, लाल और थापर। ये क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछा जाता है, आप याद कर लीजिए। एक मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, एक कालीबंगन आपका, ये तो आपको याद ही रहेगा, हड़प्पा दायरम साहनी, ये तो नॉर्मली सबको याद भी होता है। तो कालीबंगन की खोज किसने करी, लाल और थापर। अब मैं यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ याद कैसे रखेंगे, देखिए कालीबंगन, देखिए लाल थे और थापर, नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, किसी में थापर थापर दिए तो वो लाल हो गया, और लाल के बाद फिर एकदम से काला हो गया। ठीक है, तो कालीबंगन हो गया। इस प्रकार से आप यू हैव टू रिमेंबर, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और घग्गर की उसमें आवाज़ आने लगी तो इस प्रकार से घग्गर नदी हो गया, तो आप रिमेंबर कर लीजिए बस। ठीक है, सन इतना मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही कम, बाई चांस बहुत ही हाई लेवल का जो पेपर होगा उसमें इस प्रकार से पूछा जाता है। नॉर्मल अगर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लेवल के आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो आपका पीसीएस के लिए भी, खैर पीसीएस के लिए तो आपको कुछ भी थ्योरेटिकल पार्ट में पूछा जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आइडिया आपको खैर होना चाहिए, सभी चीज़ों का आना आपको सभी चाहिए। ठीक है, और भी जो हमारे टेक्निकल एग्जाम होते हैं जिसमें ये पार्ट आता है, तो उसमें बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉन टेक्निकल के हिस्ट्री से। ठीक है, रंगनाथ राव जो है, ठीक है, रंगनाथ राव ने लोथल शहर की खोज करी, लोथल, रंगनाथ राव। आलमगीरपुर आपको पता है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसकी खोज की यह बाईडी शर्मा, याद कर लीजिए आप, यगदत्त, ज़्यादातर बाईडी शर्मा के नाम से पूछा जाता है। सुतकांगडोर पता है बलूचिस्तान में है, बिल्कुल पश्चिम में पड़ता है हमारे भारत के। देखिए आप नाम देख के ही बता देंगे बिल्कुल, सुतकांगडोर आपका पड़ता है। तो ये इसकी खोज किसने की, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। ठीक है, अच्छा, सुतकोदता, कालीबंगन, लोथल, ये ऐसे जगह के नाम हैं जहाँ पर घोड़े के अस्थि पंजर मिलते हैं, और ये आपके गुजरात के पास है। ठीक है, गुजरात से बिल्कुल लगे हुए हैं, गुजरात में ही है, उसके तटीय इलाके में लगे हुए हैं बिल्कुल ये सब। तो यहाँ पर अस्थि पंजर मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, तौल की इकाई का यहाँ पे जो अनुपात था वो 16 में चलता था। 16 में अनुपात मतलब 16 में हम लोग कोई भी चीज़ मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा, इस युग में हमें 2 पहिया, 4 पहिया और भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते हुए इसका बारे में पता चला। वहाँ पे भैंस के कुछ अवशेष मिले, कुछ गाड़ी वगैरह, चक्के वगैरह मिले उसके, तो हमें पता चलता है इस समय कुछ गाड़ी वगैरह हुआ करती होगी। ठीक है, 2 पहिया वगैरह मिले, तो हमें उसकी जानकारी यहाँ से ही प्राप्त होती है। ठीक है ना, ये सब आपको, अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट भी कुछ लिखवाया, धोलावीरा में लकड़ी की नाली व सुव्यवस्था प्राप्त हुई। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है, देखिए हमने बोला ना 3 भागों में था, तो यहाँ पे लकड़ी की नाली भी हमें मिली धोलावीरा में। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे इस युग में नकली की जो लकड़ी की नालियाँ बनाई जाती थी, और उसमें जो उस प्रकार का बहाव होता था वो बहुत ही अच्छी तरीके से पानी का किया जाता था, जो आज के समय में हम लोग का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सभी को इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम लोग बात करें अगर सामूहिक भवन,
तो अगर सामूहिक भवन की बात करें तो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त स्नानागार होते हैं, विशाल अन्नागार प्राप्त हड़प्पा से होते हैं, और सामूहिक सभागार भी ये लोग करते थे। सभागार मतलब जैसे कई जो राजा होते थे उनके अधिकारी मिलने को मीटिंग करते थे, तो सामूहिक सभागार का यूज़ करते थे। जैसे हमारे यहाँ आज के समय में है ना मंडियाँ होती हैं, उसी प्रकार से वहाँ पे विशाल अन्नागार होते थे जहाँ से अन्न का यूज़ किया जाता था। हम लोग वहाँ पे प्रजा में ही बांट सकते थे। टैक्स के रूप में वो अन्नागार जो था वो कलेक्शन में आता था, इकट्ठा होता था। मोहनजोदड़ो से हमें स्नानागार प्राप्त होता है, मतलब पता चल रहा है कि वहाँ पे बहुत बड़े स्नानागार भी थे जहाँ पे राजा वगैरह वहाँ के जो उस समय के थे वो नहाया करते थे, या उनके आसपास के जो अधिकारी हुआ करते थे वो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगला एक है, हमें तांबे की कुल्हाड़ी की खोज मिली है, क्योंकि इस समय आपकी इसके पहले तांबे की मतलब हमें तांबे वगैरह था, और तांबा से फिर हमने कांस्य बनाया। ठीक है, तो इस समय तांबे की कुल्हाड़ी मिली, इससे पता चलता है कि यहाँ पर तांबा तो प्रयोग हो ही चुका था, कांस्य भी यहाँ पे बाद में मिला था। ठीक है, तो रूपड़, पंजाब के रूपड़ में तांबे की कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं। तो आपको यह याद रखना है कि पंजाब के रूपड़ में या रूपनगर में या रोपड़ में आपको क्या मिला है, तो तांबे की कुल्हाड़ी। आप पूछ सकते हैं तांबे की कुल्हाड़ी, कांस्य की कुल्हाड़ी, लकड़ी की कुल्हाड़ी या लोहे की कुल्हाड़ी, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको रिमेंबर होना चाहिए तांबे की कुल्हाड़ी। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? ठीक है, और हम लोग आगे फिर बढ़ रहे हैं और इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार प्रमुख स्मारक है, बिल्कुल प्रमुख स्नानागार पेपर में पूछ लेते हैं कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो प्राप्त बृहद स्नानागार जो हमें वहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए, मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ। लोथल में सबसे बड़ी जहाज़ों की गोदी यानी कि डॉकयार्ड की साक्ष्य मिलते हैं, जहाज़ों की गोदी मिली इसमें। ठीक है ना, ये याद करना होगा। अच्छा, हड़प्पन लिपि जो है कहाँ से कहाँ तक लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी हड़प्पन लिपि, बहुत अच्छी नीति थी। यहाँ पर हमें नाग की पूजा, है ना, पशुओं में कुंवड़ वाला सांड की पूजा आदि देखने के अवशेष मिलते हैं। अच्छा, यहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था? तो यहाँ के लोग जो थे वो कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, शिल्प भी करते थे, व्यापार भी करते थे। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो एक सक्षम, एक पढ़ी लिखी और एक नगरीय सभ्यता थी, जहाँ पर हमें वो सारी चीज़ें मिलती जो आज हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये एकदम से विलुप्त हो गई, इनका पतन हुआ। वो कैसे पतन हुआ वो आपको कई साइंटिस्टों के अलग अलग मत हैं। ठीक है, इस समय हमें पता चलता है कि घोड़े की खोज नहीं हुई थी, लेकिन हमें अस्थि पंजर तो मिले हैं, लेकिन इस समय घोड़ा नहीं था। खोज मतलब किल मिला के कहने का मतलब इतना है, घोड़ा हमें यहाँ के कुछ ज़्यादा खास अवशेष नहीं मिलते। फिर भी इस पर रिसर्च और चल रही है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, और भी अलग अलग शहर में, कि यहाँ पर तो कहीं उसके और अवशेष तो नहीं है, तो उसकी सभ्यता के बारे में भी वहाँ पे जांच चल रही है। चलिए, भेड़ बकरी बैल आदि यहाँ पे पाला करते थे। ठीक है, कालीबंगन एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हमें अग्नि कुंड के अवशेष मिले। ठीक है, अग्नि के हवन कुंड के अवशेष मिले, कि वहाँ पे हवन कुंड के ऐसे चूड़ियाँ मिली। ठीक है, भूकंप के साक्ष्य मिले कि उस समय भूकंप भी आया हुआ। ठीक है, और वहाँ पे पता हुआ जुते हुए खेत भी के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है ना, और राखी गढ़ी में हमें ताम्र उपकरण भी मिलते हैं। ठीक है, यानी कि कॉपर से बने हुए कई अन्य उपकरण भी वहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, अच्छा, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ? लास्ट तो ये है कि हम लोगों ने पढ़ लिया ये एक नगरीय सभ्यता थी, बहुत अच्छी सभ्यता थी जो हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुन्होदड़ो, सुतकानडोर, लोथल, ठीक है, अहमदनगर, और हम लोगों ने यूपी में भी और भी बहुत सारे आलमगीरपुर और भी जितने भी शहर थे जो प्राप्त हुए। इसके अलावा और भी शहर थे जहाँ से कई चीज़ें हमें प्राप्त हुई। ठीक है, मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिले, हड़प्पा में आपका हमें पता चला, हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों में पता चला कि यहाँ पे लोगों को जलाया भी जाता था, मर जाते थे तो, और उसके बाद फिर गाड़ा भी जाता था। तो बहुत सी ऐसी चीज़ थी जो हमें प्राप्त हुई, यहाँ से पता चला। तो ये एक सक्षम सभ्यता थी। और उसके बाद की जो सभ्यता आई वैदिक सभ्यता में, पूर्व वैदिक काल, वो एक बिल्कुल जन सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता थी। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अब हम बात करते हैं इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इसके अगर हम पतन की बात कर रहे हैं तो देखिए अलग अलग जो रिसर्चर थे, इन सभी के अनुसार इन्होंने अपने अलग अलग मत दिए। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला, देखिए जॉन मार्शल थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बाढ़ आ गई थी उस समय, यहाँ पे बाढ़ आ गई होगी इस काल में, पूरे सिंध नदी में बाढ़ आ गई थी तो एकदम से। और फिर जो इसके साथ ही एक नदी और थी, सरस्वती नदी। ये टोटल 7 नदियाँ मानी जाती हैं। कौन कौन सी? एक सिंध हो गई, एक सरस्वती हो गई, इसके अलावा झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज। ठीक है, झेलम हो गया आपका, चिनाब हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया।
ये आपकी 5 हो गई। इसी के साथ ही साथ आपकी सिंध नदी और सरस्वती नदी भी इसके साथ थी, लेकिन कहते हैं कि अभी वो पिछले 2000 साल पहले वो विलुप्त हो गई। तो उसमें सूखा या जो भी कंडीशन उस समय हुई हो, ठीक है, वो तो उस सभ्यता के बाद में अलग अलग साइंटिस्टों का अलग अलग अपना मत है। लेकिन जॉन मार्शल और मैके के अनुसार अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर बाढ़ आ गई थी। अब हम बात कर रहे हैं चाइल्ड और व्हीलर के अनुसार, इन्होंने कहा कि विदेशियों ने आक्रमण किया, उस पूरी सभ्यता का पतन कर दिया और यहाँ पे फिर उत्खनन वगैरह बाद में हुआ। ठीक है, इसमें बात करते हैं एक और थे फेयर सर्विस। इनने बताया पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ। पारिस्थितिकी असंतुलन मतलब एनवायरनमेंट में चेंज हो गए। ठीक है, जो पर्यावरण में चेंज हुए, जो हमारा इकोलॉजी सिस्टम था वो पूरा एकदम से चेंज हो गया। यानी कि ज़मीन में ही कुछ भूकंप वगैरह इस प्रकार से वहाँ से आए और ये पूरी सभ्यता एकदम से समा गई इसमें, और इस प्रकार से कुछ ना कुछ हुआ। तो अलग अलग रिसर्च के अलग अलग मत हैं, तो इस पर अभी और भी रिसर्चेस हो रही हैं। तो आपको ये इतना याद होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के अनुसार क्या है, और चाइल्ड व्हीलर, ये दोनों काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सभी है बट आपको आना चाहिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैं इस वीडियो को मैंने इतना कॉम्पैक्ट किया है आपके लिए कि आपको सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक में यहाँ पे दे पाऊँ। क्लियर, बस इतना याद होना चाहिए आपको कि घोड़े की खोज इस सभ्यता में नहीं हुई थी। किस सभ्यता में? सिंधु घाटी की सभ्यता में। आई थिंक सभी को इतना जो मैंने आज समझाया बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आई होप सभी अच्छे से पढ़े भी होंगे, और आप सभी बच्चे अब तीसरे वीडियो को देखेंगे जिसमें मैं वैदिक सभ्यता के बारे में आपको बताऊँगा। पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक हम पूरा उसमें समझेंगे। सबसे पहले वैदिक सभ्यता, फिर दोनों में अंतर समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता मैं समाप्त करता हूँ। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। और दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर करें ताकि इससे मुझे भी एक प्रेरणा मिले और मैं आपके लिए अच्छा मटेरियल इस प्रकार से लाता रहूँ। ओके, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।